और वाह, उषा दीदी आपके यहाँ पर कौन। गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी किचन में कौन कौन सी सफेद चीजें हैं। मैं ओके। अनम्यूट कीजिए वापस उसे। ओके। जी अनम्यूट सर। है सर। हाँ हाँ, बताइए दीदी। मैदा है, वेरी नमक है, गुड। शुगर। क्या बात है। हाँ हाँ, और ये जी सब जरूरी चीजें हैं। आपके यहाँ से थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम है। सूजी है, बहुत सारी चीजें हैं सफेद। क्या बात है। चलिए बात करते हैं अनीता दीदी, आपके रसोई में क्या क्या भर रखा है आपने सफेद कलर में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैदा है, आपकी। वेरी गुड। शक्कर है और नमक है। चलिए बहुत अच्छा। तो ठीक है अनीता दीदी, बहुत सारी चीजें आपने गिना दी। सुरेंद्र सर का वीडियो ऑफ है, नहीं तो इनके घर में भी, इनकी किचन में भी क्या नहीं वीडियो चालू है, मुझे लगा कि आप। हाँ, सुरेंद्र जी आपने अपनी किचन में कौन कौन सी सफेद चीजें भर रखी हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड हमारे यहाँ सर मॉर्निंग। नमक, शुगर, मैदा, वेरी गुड। दूध, चावल, ये इतने तरह की चीजें होती हैं सर जो व्हाइट कलर की होती हैं। वाह ग्रेट। तो ये चीजें सफेद कैसे हो गई इसमें भी बात करेंगे, और ये हमारे लिए कितनी लाभदायक है और कितनी नुकसानदायक है इसके संबंध में आज डिस्कशन करने वाले हैं। एक चीज जिसके बारे में आपके यहां से नहीं आया है, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो फिल्मों में एक डायलॉग आता है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। क्या बात है, सुना है ना सब लोगों ने। क्रांति दीदी, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। सर क्या बोला? सरदार मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। तो नमक खाने वाले, एक्चुअली उसने कौन सा नमक खाया था, थोड़ा सा ये बताइए मेरे को, तो वो धोखा नहीं करेगा। सर नमक तो खाया था, पर लेकिन अच्छा। घर पे तो उसका काम करते हैं, उसी के घर पे तो उसको उनको लिए बोलते हैं सर किसी को धोखा ना, तो कहते हैं कि सर हमने आपका नमक खाया है। चलिए बिल्कुल, वेरी गुड। तो सही कह रहे हैं आप। ऐसी बातें देखने सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं आपसे आज इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं और आप बहुत सारी सफेद चीजें गिनाने वाले हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमारी रसोई के अंदर जो कुछ सफेद चीजें हैं वो किस प्रकार से आपको लाभदायक है, उनकी कितनी जरूरत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, नमक के बारे में ही बात करते हैं। मैंने कहा ना कि नमक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो WHO के बारे में बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, किसी भी व्यक्ति को अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है एज के हिसाब से, लेकिन सामान्य रूप से हम बात करें इंडिया में तो लगभग 5 ग्राम नमक हमें डेली बेसिस पर चाहिए। 5 ग्राम, दैट्स इनफ। लेकिन एवरेज हम कितना खाते हैं, तो भारत का जो औसत है, भारत में हम लगभग 11 ग्राम नमक खा रहे हैं साहब। हर जगह से जहां पे भी आप देख रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजों में आपको नमक मिल रहा है। तो ये जो नमक है ना कितना लाभदायक है, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि नमक में होता है सोडियम क्लोराइड, और इससे हमारे शरीर में एक सोडियम नाम का एक पदार्थ है और वो मिलता है। और ये सोडियम क्या करता है साहब, हमारे शरीर में जो पानी का स्तर है ना उसको बनाए रखता है, पानी का स्तर बनाए रखता है। अगर आप ज्यादा नमक खा रहे हैं तो क्या होगा कि हमारे पानी में स्टोर, हमारे शरीर में पानी स्टोर होने लगेगा, और फिर फाइनली ये क्या करेगा, ये हमारे शरीर में बीपी की समस्या को पैदा करने वाला है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि नमक का 5 ग्राम से ज्यादा यूज दिन भर में ना हो। और सामान्य रूप से देखा जाए तो हमारी जो कुछ प्राकृतिक चीजें हैं उनसे भी हमें नमक मिलता रहता है। एक गलतफहमी और है, लोग क्या सोचते हैं कि सेंधा नमक खा करके भी हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं सेंधा नमक के बारे में ही बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो आप सफेद कलर का नमक अपने घर में यूज कर रहे हैं, ये या तो समुद्र से प्राप्त होता है,
है ना। या समुद्र के अलावा ये कुछ झीलें हैं हमारे राजस्थान में खासतौर पर, वहां से ये प्राप्त होता है। लेकिन ये जो सेंधा नमक है, चूंकि सिंधु घाटी के आसपास के इलाकों से प्राप्त होता है, तो इसे हम सेंधा नमक कहते हैं। और इसमें हालांकि देखिए क्या होता है कि जो समुद्र का नमक है वो भूरे कलर का होता है, लेकिन आपके घर में जो आता है ना टाटा का नमक या दूसरे नमक, तो ये सफेद कलर के होते हैं। तो एक्चुअली क्या किया कि इस नमक को हम सफाई कर देते हैं, कुछ केमिकल्स इसके अंदर मिला देते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो जरूरी चीजें आपके शरीर को मिलने चाहिए थी वो नहीं मिल पाती, है ना। तो सेंधे नमक की बात करें तो इसमें लगभग बहुत सारे ऐसे जो केमिकल्स हैं जो आपके शरीर के लिए उपयोगी हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो सेंधा नमक हालांकि ठीक है, लेकिन ज्यादा नमक कोई सा भी हो, ये आपको उपयोगी नहीं है। और एक्चुअली क्या है कि जो 70% बीमारियां हैं, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आंकड़ा है, 70% लोग बीपी को झेल रहे हैं। और मजेदार बात क्या है कि उनमें से 40% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको बीपी हुआ पड़ा है। हालांकि बीपी एक सभी को होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम वाली फेज में है वो 40% लोगों को है। और इसलिए हम कम से कम एक बार महीने में अपना बीपी जरूर चेक कराएं। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा नमक खाने से ही बीपी होगा या हार्ट की प्रॉब्लम होगी या किडनी की बीमारी होगी, इसके लिए कुछ दूसरी चीजें भी हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि नमक को गायब तो नहीं करना है हमारे खाने से, लेकिन ये कुछ इसकी मात्रा कम जरूर कर दीजिए। 5 ग्राम से ज्यादा नमक ना आपके खाने में आए, और ऊपर से डालना तो आप बंद ही कर दीजिए, है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप नमक को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्टील के बर्तन में स्टोर ना करें, कांच के बर्तन में या अच्छी गुणवत्ता वाली कोई प्लास्टिक है तो उसमें आप इसको रखिए। अगर शरीर में नमक की कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है। तो नमक जरूरी भी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर आप नमक ले रहे हैं तो ये समस्या पैदा करेगा, बीपी की समस्या, किडनी की समस्या, हार्ट की समस्या, इस तरह की समस्या। तो आप जो पैकेज खाना खा रहे हैं, जैसे चिप्स वगैरह चीजें ले रहे हैं, सूप वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें नमक कुछ ज्यादा ही मात्रा में आ जाता है। तो आप कोशिश करिए कि बचें इससे। देखिए एक बार एक्चुअली होता क्या है, जैसे गर्मियों के दिन होते हैं, उस समय ज्यादा पसीना निकलता, तो उसमें उस समय हमारे शरीर से नमक भी बाहर निकलता है। तो ऐसी स्थिति में जब लू लग जाती है तो हम क्या करते हैं कि नमक को पानी में घोल करके और उसको यूज कराते हैं, तो इससे भी थोड़ी सी राहत मिलती है। सर्दी के समय में थोड़ा सा नमक कम खाना चाहिए, क्योंकि सर्दी में क्या होता है कि पसीना वगैरह बाहर नहीं निकल पाता, तो ठंडे इलाकों में और सर्दी में ये कम यूज करना चाहिए। तो ये तो स्टोरी हो गई साहब नमक की, है ना। तो नमक खाया जरूर है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आप गलत तरीके से नमक ना खाएं, ज्यादा मात्रा में नमक ना खाएं। और आप क्या समझते हैं, जैसे हम पानी पतासी खाने चले गए साहब, तो वहां कितना सारा नमक आपके शरीर में जा रहा है, वो अल्टीमेटली नुकसान करने वाला है, ठीक है। तो एक चीज तो आपने ये समझी। दूसरी एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, रिफाइंड तेल के बारे में आपके घरों में होता है, और टीवी पर बड़े बड़े ऐड आते रहते हैं कि रिफाइंड, ये फॉर्च्यून का तेल ले लो, और ये सारी चीजें। एक्चुअली रिफाइंड तेल भी हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक है ना। तो रिफाइंड तेल कैसे खतरनाक है, तो मैं आपको ये थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिससे हम तेल को मशीनों के द्वारा छानते हैं, तो फिर उस तेल को रिफाइंड तेल कहा जाता है। कोई सा भी तेल हो, मूंगफली का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, है ना, कोई सा भी, तो उसको मशीनों में इतने प्रेशर के साथ में उसको छाना जाता है, तो उसके अंदर जो उपयोगी चीजें हैं वो सब उससे बाहर निकल जाती हैं। अब जब वो बाहर निकल जाएंगी तो फिर उसके अंदर बचा क्या, है ना। तो उसके अंदर जो बचता है वो आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। और देखिए जो नेचुरल तेल होते हैं उनमें कुछ एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, आप तुरंत असली तेल को सूंघ करके बता देंगे कि ये सरसों का तेल है, ये नारियल का तेल है, या ये अलसी का तेल है। तो उसकी जो स्मेल है रिफाइंड तेल से आप बता भी नहीं सकते कि ये एक्चुअली तेल है किसका। तो ये इसके अंदर जो स्मेल होती है ये होती है प्रोटीन की वजह से, और जो प्रोटीन का पार्ट है वो इसमें से निकाल दिया।
तो फिर समस्याएं, यानी आपके लिए जो उपयोगी होना चाहिए था वो उसके अंदर नहीं है। इसके अलावा जब तेल को रिफाइंड कर देते हैं तो उसमें जो फैटी एसिड हैं जो आपके शरीर को जरूरी होते हैं, वो सब फैटी एसिड्स भी बाहर निकल जाते हैं। तो फिर इसकी वजह से कई सारी समस्याएं पैदा होती हैं। इससे क्या होगा कि हार्ट अटैक, बीपी, कोलेस्ट्रॉल का जमना, है ना, ये सब चीजों की एक वजह बनता है रिफाइंड तेल। और ऐसा क्यों? एक पदार्थ होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जब हम रिफाइंड तेल पैदा करते हैं तो ये HDL उसमें से निकल जाता है ना। जब ये निकल जाता है और इसकी जरूरत हमारे शरीर को बहुत होती है, तो ये आपको जो HDL है ये हार्ट से बचाने के लिए चाहिए था, तो ये वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाता। तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि ये जो तेल है जो केवल पानी रह गया है एक तरह से देखा जाए, और उसके अंदर हानिकारक चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये सब आपके शरीर को नुकसान करने वाले हैं। अगर आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं तो ये आपकी स्किन के लिए भी खराब है, अपनी चमड़ी के लिए भी खराब है, क्योंकि जैसे विटामिन ई, विटामिन के, है ना, ओमेगा 3, ये सब चीजें तेल से मिलने वाली थी, और जब तेल को रिफाइन कर दिया तो ये सब चीजें आपके तेल से गायब हो जाती हैं। तो फिर क्या होगा? आपकी चमड़ी में झुर्रियां आ जाएंगी, आपकी चमड़ी पर बुढ़ापा झलकने लगेगा, चमड़ी की बहुत सारी बीमारियां हैं वो सब होने लगेंगी, ड्राइनेस हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो तेल है रिफाइंड वाला, वो क्या करेगा कि हड्डियों पर भी प्रभाव डालता है। अगर आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं तो इससे हड्डियों को भी नुकसान हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ रिसर्च ये कह रही है कि अगर हम तेल को रिफाइंड करके खाते हैं तो क्या होता है कि जब इस रिफाइंड तेल को गर्म किया जाता है तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है या इसमें जो फैट का टाइप होता है, हम बोलते हैं कि ये ओमेगा 6 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फाइनली हमारी हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे हार्ट को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हमें इससे बचना है। तो बेहतर विकल्प क्या है? बेहतर विकल्प ये है कि या तो हम जो कच्ची घानी का तेल है उसको यूज करें, या फिर हम जो कोल्ड प्रेस्ड फिल्टर तेल है उसको यूज करें। यानी हमको रिफाइंड तेल यूज नहीं करना है, और ज्यादा मात्रा में तो बिल्कुल नहीं करना है ना। तो जो लेस सैचुरेटेड फैट है उसको हमें यूज करना है, सैचुरेटेड फैट से बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कच्ची घानी का तेल ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है, HDL भी उसके अंदर होता है, तो वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चीजें डिस्कस की जो आपकी रसोई में है, और तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं। तीसरी चीज है आपकी शुगर, शक्कर। कितनी मजेदार चीज है ना। और हम लोग तो इंडिया में तो ऐसा समझ लीजिए कि शक्कर के बिना तो बात ही नहीं बनती। सुबह अगर आपकी चाय में चीनी कम हो जाए तो फिर चक्कर पड़ जाता है कि साहब चीनी तो डालिए। और एक्चुअली ये जो चीनी है ना, चीनी, तो चीनी में क्या है कि केवल कार्बोहाइड्रेट है जो मतलब उपयोगी नहीं है उतनी जितनी आपके शरीर को होनी चाहिए, और इसकी वजह से मोटापा, डायबिटीज टाइप 2, लिवर की समस्याएं, ये सारी समस्याएं इसकी वजह से पैदा होती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा मात्रा में है। और जब शुगर को आप खा रहे हैं, शक्कर को आप खा रहे हैं, तो ये डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ये 2 चीजों में कन्वर्ट हो जाती है, एक तो ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जब कन्वर्ट हो जाती है तो ग्लूकोज तो आपके शरीर में काम आ जाता है, लेकिन जो फ्रक्टोज होती है वो उन लोगों के ही काम आ सकता है जो हार्ड वर्क करते हैं। तो सामान्य रूप से अगर आपके शरीर में फ्रक्टोज ज्यादा है तो ये समस्याएं पैदा करने वाली चीज होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ज्यादा शुगर से बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा रहा है, शक्कर की मात्रा बढ़ा रहा है, और इसकी वजह से फिर कई सारी समस्याएं आपके शरीर में आती हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज्यादा शक्कर, और जैसा हम बताते हैं कि आपने एक गुलाब जामुन ही खा लिया तो लगभग 300 से 350 किलो कैलोरी आ गई।
चाय के अंदर आपको लगभग 150 से 180 किलो कैलोरी आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? ये एक्चुअली ज्यादा मात्रा में शक्कर लेने की वजह से आ रही है। तो हमारे खाने में शक्कर की मात्रा कम रखनी ही है, क्योंकि देखिए हमारा दिन भर का कोटा कितना है, लगभग 1500 किलो कैलोरी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए लगभग 2000 किलो कैलोरी। अब ये अगर इसकी पूर्ति आपके शक्कर से ही हो गई, तो शक्कर में पोषक पदार्थ नहीं है, उसमें केवल जो अच्छे प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है वो भी नहीं है, और ये आपके शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं करता, फिर अल्टीमेटली शरीर में नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि शक्कर ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करनी है। चलिए, एक और चीज है चावल, ये भी सफेद कलर का होता है ना। तो चावल के बारे में ऐसा है दोस्तों कि चावल के ऊपर का जो एक स्किन उसके अंदर होती है, वो हमारे लिए थोड़ी सी उपयोगी होती है। और हम क्या करते हैं, हम जो चावल खाते हैं वो प्रोसेस्ड चावल होता है, उसमें से वो जो वाला भाग है, ऊपर का जो ब्राउन सा भाग होता है छिलके के नीचे का, उसको हम हटा देते हैं। तो उससे क्या है कि अब चावल में जो बचा हुआ है वो केवल स्टार्च बचा हुआ है, उसी तरह से वो भी उतना ज्यादा उपयोगी नहीं होता। तो अगर आपको चावल खाने ही है तो आप ब्राउन राइस खाइए, है ना, जो भूरे कलर का जो चावल आता है आप उसको खाइए, तो वो थोड़ा सा ज्यादा उपयोगी होगा। तो हमें ऐसी इन सफेद चीजों से बचने की जरूरत है। और एक और बात, आप जो गेहूं का आटा खा रहे हैं, है ना, उसके अंदर फाइबर होता है, लेकिन अगर आप इसको मैदे के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसमें जो बचा खुचा फाइबर है ना, वो भी चला जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, और फिर ये आपको बहुत सारी समस्याओं का कारण बनता है। जैसे आप मैदा वाली चीजें खा रहे हैं तो ये एक्चुअली आपके शरीर में जाकर के और फिर कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाएगा, है ना, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। और आप तो जानते ही हैं, अगर पाचन आपका खराब है तो जो बाकी की बीमारियां हैं उनकी वजह आपका डाइजेशन ही बनने वाला है। तो जो मैदा है वो बहुत बुरी तरह से हमारे डाइजेशन को प्रभावित करती है। तो हमें हमेशा मैदा वाली चीजों से बचना चाहिए। और खासतौर से मैं तो ये भी कहता हूं कि जो गेहूं है ना, ये गेहूं आपके शरीर में बेली फैट को बढ़ाता है। तो कुछ किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है कि ये व्हीट बेली है, यानी आपका जो बेली बढ़ गया है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है आपके द्वारा खाए जाने वाला गेहूं, है ना। तो जो बेली में जो चर्बी बढ़ गई है, बेली फैट बढ़ गया है, वो इस गेहूं के कारण ही बढ़ा है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अनावश्यक रूप से या ज्यादा मात्रा में गेहूं का उपयोग नहीं करना चाहिए, और खासतौर से तो मैदा का बिल्कुल उपयोग करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर गेहूं का यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, बेली फैट बढ़ा रहा है, लेकिन जो मैदा का यूज कर रहे हैं वो तो आपके जो गट हेल्थ है, आपका डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको बिल्कुल धराशायी कर देता है ना। तो मस्त मस्त कचौरी समोसे जो मैदा के बनते हैं, खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। तो आपका शरीर कोई कचरे का पात्र तो है नहीं जो आप कुछ भी उसके अंदर डालते चले जाइए, है ना। तो हमें ऐसी कुछ इन जो सफेद जहर हैं, वाइट पॉइजन्स, इन सफेद जहरों से बचने की जरूरत है, और अपनी किचन से इनको दूर करिए। जितना आप इनसे दूरी बना करके रखेंगे, आप अपने और अपने परिवार की सेहत को ठीक रख सकेंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, वेरी गुड। सुमेर कुमावत सर कह रहे हैं मक्का ज्वार, वेरी गुड। तो आपने ये सही कहा कि आप गेहूं का यूज कर रहे हैं, इसकी बजाय आप मल्टीग्रेन आटा यूज करिए। मिलेट्स हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ऐसी चीजें यूज करिए, ये आपको गेहूं की तुलना में ज्यादा उपयोगी है। तो हमको मल्टीग्रेन आटे का यूज करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, बहुत शानदार जानकारी आप लोगों से मिलती है। तो दोस्तों, ये था हमारे सफेद जहरों से बचने के लिए। आपकी किचन से इन सफेद जहरों को दूर कर दीजिए, और अपने परिवार की सेहत को ठीक रखिए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ये जानकारी आपके साथ साझा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आशा है आपने नोट्स बनाए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अपनी किचन में इन चीजों को अप्लाई जरूर करिएगा। अगर एक चुटकी नमक, एक चम्मच चीनी और एक चम्मच तेल को और एक कटोरी मैदा को आप अपनी किचन से कम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, मुझे मौका देने और सुनने के लिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा।